एनसीपी में टूट हो जाए। और ये संभावना मुझे बहुत प्रबल दिखाई पड़ती है। एनसीपी है वो दो टुकड़ों में बट जाए। एक धड़ा जो है वो शरद पवार के पास जा सकता है, दूसरा धड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। पार्टी अपने आप को सेकुलरवादी पार्टी जरूर कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उसको किसी तरीके की कभी कोई दिक्कत नहीं रही। आपने देखा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो उनके अपने केसेस बंद हो गए, प्रफुल्ल पटेल के केसेस बंद हो गए, दूसरे तमाम लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एनसीपी के नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई और छापे पड़ रहे थे वो सब बंद हो गए। एनसीपी का वो धड़ा जो अपने आप को बचाना चाहता है वो बीजेपी के साथ डिफेक्ट कर जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में खटका हमेशा रहता है कि एनसीपी का अब अजीत पवार की अनुपस्थिति में अपना वर्चस्व बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना बहुत मुश्किल काम होगा और शायद दो फाड़ हो जाए। लंबे समय तक ना तो मैं शरद पवार की पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव देख पा रहा हूं और ना ही अजीत पवार की पार्टी को देख पा रहा हूं। अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति को हिला रहा है। सवाल चल रहे हैं, क्या एनसीपी टूट जाएगी, क्या शरद पवार से मर्जर होगा, या बीजेपी सब कुछ निगल लेगी, पार्टी तोड़ देगी। ये सवाल अब हर किसी के मन में है जो राजनीति समझते हैं। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा एनसीपी का भविष्य है। अजीत दादा के बिना पार्टी का क्या होगा, ये सवाल चल रहा है। क्या शरद पवार के साथ विलय होगा उनकी पार्टी के साथ? सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले या रोहित पवार, कौन संभालेगा कमान? अगर कुछ होगा तो विलय। महाराष्ट्र में महायुति टूटेगी या और मजबूत होगी, यह भी चल रहा है। क्या अजीत पवार के बाद एकनाथ शिंदे को बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी बीजेपी के साथ, या एनसीपी को तोड़ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? क्योंकि बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और बहुमत 145 पर चाहिए होता है। महाराष्ट्र में अजीत गुट के 41 विधायक हैं, जहां तक मुझे पता है, या 42 हो सकते हैं। तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो कई है, तो शुरू करते हैं चर्चा। कि अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी का नया चेहरा उभरेगा या सब कुछ बदल जाएगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। यहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, अब उसके बाद जो मैंने सवाल उठाया यही चल रहा है कि एनसीपी का अजीत गुट की क्या होगा, मर्जर होगा या बीजेपी के सेंध उसमें लगाई जाएगी द्वारा? देखिए अंकुर, इस वक्त तीन संभावनाएं हैं और तीनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक संभावना यह है कि अजीत पवार की अनुपस्थिति में प्रफुल्ल पटेल और तटकरे जैसे लोग और खुद उनकी पत्नी जो अजीत पवार की पार्टी है यानी एनसीपी, उसको एकजुट रखने की कोशिश करें, उसको अपने बल पे चलाने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा, इसमें मुझे पूरी तरीके से संदेह दिखाई पड़ता है। दूसरा यह है कि क्या अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार और अजीत पवार गुट दोनों एकजुट हो जाएं और शरद पवार के नेतृत्व में आगे अपनी राजनीति को बढ़ाएं। ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना यह है कि अजीत पवार की अनुपस्थिति में जो एनसीपी है वो दो टुकड़ों में बट जाए। एक धड़ा जो है वो शरद पवार के पास जा सकता है, दूसरा धड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। वो तमाम ऐसे लोग जो दरअसल ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो तीनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर पहली संभावना के बारे में बातचीत करें कि क्या अजीत पवार की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जो सुनेत्रा पवार हैं, क्या वो पार्टी को चला सकती हैं? क्या प्रफुल्ल पटेल पार्टी को लीड कर सकते हैं? क्या तटकरे जैसा नेता पार्टी को बढ़ा सकता है? क्या कोई दूसरा नेता आ सकता है जो बढ़ा सकता है? देखिए, भारत की राजनीति में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो वंशवादी राजनीति है, उसमें जब तक परिवार का कोई आदमी सामने नहीं आता तब तक उस पार्टी के वर्चस्व को लेकर, उस पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा रहता है। लेकिन सुनेत्रा पवार क्या इतनी कामयाब हो सकती हैं कि वो पार्टी को आगे बढ़ा सके? क्योंकि इस पार्टी की खासियत यह है कि इस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। ये पार्टी अपने आप को सेकुलरवादी पार्टी जरूर कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उसको किसी तरीके की कभी कोई दिक्कत नहीं रही। तो जो पार्टियां विचारधारा के स्तर पर चलती हैं वो उन पार्टियों की लॉन्गेविटी ज्यादा होती है, उन पार्टियों में टूटन कम होती है।
लेकिन ये पार्टी एनसीपी जो है, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, दोनों ही ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों ही हितों के आधार पर अपनी राजनीति को साधने की कोशिश करते हैं। और अजीत पवार ने जो शरद पवार का साथ छोड़ा था वो किसी विचारधारा की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि इस वजह से छोड़ा था क्योंकि अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। उनके साथ जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, और उन सबों को लगता था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तो उनके साथ दिक्कत पैदा होगी। आपने देखा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो उनके अपने केसेस बंद हो गए, प्रफुल्ल पटेल के केसेस बंद हो गए, दूसरे तमाम लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एनसीपी के नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई और छापे पड़ रहे थे वो सब बंद हो गए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उनकी पत्नी कुछ समय तक पार्टी को चलाने की कोशिश करे, उनके भतीजे और उनके जो बेटे हो चलाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 चुनाव हुए हैं जब से पार्टी टूटी, एक लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें अजीत पवार की पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई थी, शरद पवार की पार्टी का भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। यहां तक कि वो पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे जैसे इलाके में भी वो बुरी तरीके से हार गए थे और वहां अपने लोगों को नहीं जिता पाए थे। तो इसका मतलब ये कि शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी दोनों ही इस वक्त कमजोर विकेट पर थे, और दोनों को ये लगता था कि अगर हम साथ नहीं आए, साथ नहीं बढ़े, तो शायद पवार की जो विरासत है वो खत्म हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार एक सुगबुगाहट हो रही थी, क्या दोनों पवार को, शरद पवार को और अजीत पवार को साथ आना चाहिए, और इसको लेकर कुछ लोगों का ये भी दावा था कि बहुत जल्द वो लोग साथ आ सकते थे। तो इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता हूं कि ये संभावना हो सकती है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि शरद पवार की उम्र 85 साल की हो गई है और अब उनमें वो डायनेमिज्म नहीं दिखाई पड़ता जो जिसके लिए शरद पवार जाने जाते थे। शरद पवार ने जब कांग्रेस पार्टी से तोड़ा था 1977 में वसंत दादा पाटिल के खिलाफ, उस वक्त 37 साल के थे, बहुत छोटी सी उम्र वो मुख्यमंत्री बन गए थे, और 1977 से लेके एक लंबे समय तक शरद पवार की तूती बोलती थी। लेकिन अब शरद पवार काफी कमजोर हो गए हैं, उनका अपना सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार दोनों कमजोर हो गया है। अजीत पवार उनकी बड़ी ताकत थे। अजीत पवार ने जब पार्टी तोड़ी तो शरद पवार उस पार्टी को बहुत संभाल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उम्र के इस पड़ाव पे अब तो बीजेपी और मोदी के साथ जाने का प्रश्न, ये बार बार कहते रहे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों गुट जो है वो एक साथ आ जाए और फिर सुप्रिया सूले को एक बड़े नेतृत्व की भूमिका में रखा जाए और शरद पवार उनकी मेंटरिंग करें, तो शायद पार्टी कुछ समय तक चल सकती है, जिसमें सुनित्रा पवार की भी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कि एनसीपी में टूट हो जाए, और ये संभावना मुझे बहुत प्रबल दिखाई पड़ती है, क्योंकि एनसीपी के जो तमाम नेता हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं उसमें अवसरवादी नेता ज्यादा हैं। उनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि अगर वो अलग जाएंगे, बीजेपी से छिटकेंगे, तो एक तो उनका मंत्री पद चला जाएगा और दूसरा उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ सकते हैं, और फिर वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार से दुश्मनी क्यों मोल लें, अच्छी खासी पार्टी चल रही है। तो ये संभावना हो सकती है कि एनसीपी का वो धड़ा जो अपने आप को बचाना चाहता है वो बीजेपी के साथ डिफेक्ट कर जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए। दूसरा एक धड़ा जो है वो इनके पास चला जाए, शरद पवार के पास चला जाए, या कांग्रेस के अंदर अपना भविष्य देखने की कोशिश करे। तो मैं तीनों संभावनाओं को देख रहा हूं और मुझे लगता है कि जो बीच की स्थिति है, यानी शरद पवार के साथ जाने की स्थिति, वो एक बेहतर स्थिति इनके लिए हो सकती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में खटका हमेशा रहता है कि एनसीपी का अब अजीत पवार की अनुपस्थिति में अपना वर्चस्व बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना बहुत मुश्किल काम होगा और शायद दो फाड़ हो जाए इसमें। आशुतोष सर, तो एनसीपी जो शरद पवार वाली भी है, जो कि आप अभी खुद कह रहे थे कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन दोनों कमजोर विकेट पे थे नगर पालिका के चुनाव में। तो अगर अजीत गुट तो टूट जाएगा, अगर टूट गया मान लीजिए, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी का फिर क्या भविष्य है? मिलने की संभावना होगी कि दोनों कमजोर हो गए? तो देखिए, शरद पवार की पार्टी वैसे भी बहुत कमजोर विकेट पर, हाँ, शरद पवार की पार्टी वैसे भी बहुत कमजोर हो चुकी है। 85 साल की उम्र में आदमी कितनी मेहनत कर सकता है और किस तरीके से पार्टी में एक आग फूंक सकता है, तो और शारीरिक रूप से भी उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। तो इसलिए शरद पवार के लिए ये आदर्श स्थिति थी कि पार्टी को मर्ज कर देते और फिर वो पूरी पार्टी अजीत पवार आगे चलाते। अजीत पवार के अंदर वो डायनेमिज्म था, उनमें राजनीतिक चातुर्य था, राजनीतिक कौशल था, संगठन की क्षमता थी, लोगों से मिलते जुलते थे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनमें वो क्षमता थी। लेकिन उनके जाने के बाद शरद पवार इस संगठन को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक बहुत लाख टके का सवाल है। तो मुझे लगता है देर सवेर एनसीपी में टूट होगी
और लंबे समय तक ना तो मैं शरद पवार की पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव देख पा रहा हूं और ना ही अजित पवार की पार्टी को देख पा रहा हूं। देर सवेर जो है या तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या हो सकता है कि कुछ समय तक अपना अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश करें और बाद में फिर वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आपको याद होगा कि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में इस बात को इशारा किया था कि अब तमाम छोटी पॉलिटिकल पार्टी को जो कांग्रेस से निकली हैं उनको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो हो सकता है वो ऑप्शन भी, वो विकल्प भी इनके पास हो। बिल्कुल, तो अब आगे की राजनीति अभी भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की राजनीति फिर कभी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब तो पूरा बदलाव समीकरण बदलेंगे। कुल मिलाकर अभी एनसीपी के साथ जो हो सकता है, जो समीकरण 2-3 बताए, बीजेपी में तोड़ भी सकती है एनसीपी, मर्जर भी हो सकता है और उनकी पत्नी भी संभाल सकती है। अभी तक तो यही दिख रहा है। अगर देखने कि आगे क्या होगा, जो भी संकेत मिले फिर आपके सामने आएंगे और आशुतोष जी आपका उस खबर का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।